हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार पिछले वीडियोस में पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिराइव कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। यह जो है बॉल, यह एक स्फेरिकल सेल है, क्योंकि अगर इस बॉल को आप काटिएगा अंदर से यह खोखला होता है। जो बॉल अंदर से और बाहर से बिल्कुल एक समान कंटिन्यूअस होता है उसको हम सॉलिड स्फेयर कहते हैं, और जो अंदर से खोखला होता है उसको हम लोग स्फेरिकल सेल कहते हैं। तो इसी प्रकार के किसी स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल। यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी कि जब हम इस स्फेरिकल सेल को लेंगे, बॉल को लेंगे, तो इसमें जो हम स्मॉल सर्किल ड्रा करेंगे, एक ये और दूसरा ये, इस रेडियस का अगर हम काटेंगे तो ये एक रिंग बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला अलग हो जाएगा और नीचे वाला अलग हो जाएगा। बीच में जो है यह पार्ट, यह इतने चौड़ाई का एक रिंग बनेगा। यह पूरा सर्किल से अगर ऐसा गोल काट ले एक लेयर को और फिर दूसरा लेयर भी इसी तरह से काट ले तो यह एक रिंग बनाता है। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चूंकि अंदर से खोखला है और बाहर से भी खोखला, और यह मत इतने विड्थ का एक यह रिंग तैयार होगा। तो आज के वीडियो में ऐसे ही स्फेरिकल सेल का हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे किसी पी पॉइंट पर। तो इस फिगर बार के वीडियो में कैलकुलेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है, डायग्राम है। डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगी तो कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो गौर से देखिएगा इसका डायग्राम कैसे बनता है। इसलिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि हम करेंगे क्या। ओके, तो आइए बोर्ड पर। लेट अस कंसिडर ए स्फेयर, स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस ए। सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की दूरी होती है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। यह ए है, ए रेडियस का एक स्फेयर की हम लोग कल्पना करते हैं। O इज द सेंटर एंड A इज द पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस। अब इससे हम एक P पॉइंट पर पोटेंशियल डिराइव करेंगे विच इज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेडियस, सॉरी स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P की कल्पना करते हैं जहाँ पर कि हम पोटेंशियल डिराइव करेंगे। और मान लीजिए कि OA जो कि रेडियस है उससे OP यानी कि P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वह थीटा होता है। अब इस OA लाइन को हम लोग पूरी तरह से एक चक्कर लगा देते हैं, यानी इसको यहाँ से उठाते हैं और घुमा देते हैं यहाँ तक। तो ये एक ऐसा सर्किल बना देगा पूरा स्फेरिकल सेल पर। अब इसको थोड़ा सा एक एंगल शिफ्ट कर देते हैं, डी थीटा एंगल इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं OA को, और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं OA डैश। अब फिर से इसको हम लोग इसी तरह से पूरा सर्किल पर, पूरा स्फेरिकल सेल पर रोटेट कराएंगे तो ये एक दूसरा सर्किल बना देगा। ठीक है, एक OA सर्किल होगा, OA के कारण बनेगा सर्किल, दूसरा OA डैश के कारण पूरा स्फेरिकल सेल पर यह रेडियस है, इस रेडियस को इस तरह से घुमा दिए। दूसरी बार क्या किए, इसको थोड़ा सा और डाउन किए और फिर से एक घुमा दिए हैं। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग रिंग बनाएगा, सर्किल बनाएगा, और उस सर्किल के बीच का एरिया जो होगा यह एक रिंग की तरह हो जाएगा। यह एंगल डी थीटा है। ठीक है, तो इसकी विड्थ जो हो जाएगी वह हो जाएगा 8 डी थीटा। और साथ ही साथ हम अगर यहाँ से OA से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे इस OP पर, तो इसकी लंबाई हो जाएगा A साइन थीटा। अब हम लोग OA को मिला देते हैं A पॉइंट को P से, मान लेते हैं इसको हम लोग Z। ठीक है, A को P से मिलाते हैं, उस पॉइंट को मान लेते हैं Z। यह एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल यहाँ हमारे पास यह है। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहले इस रिंग के कारण P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वह निकाल लेंगे और फिर उसको होल से इंटीग्रेट करेंगे। तो रिंग के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि पूरे स्फेरिकल सेल का टोटल मास इज कैपिटल M।
अब निकालना हमको है मास ऑफ द रिंग। मास ऑफ द रिंग निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ होल रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा? 2 पाई, जो सेंटर है यहाँ ओ ए को हमने इस रिंग के बीच में गुजारा था, तो ये ओ ए जो होगा ए साइन थीटा, यह इस रिंग के लिए सर्किल का सेंटर रेडियस हो जाएगा, और ये जो ए ओ डैश यह इसका सेंटर हो जाएगा इस रिंग का। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रिंग ओ ए रिंग बराबर होगा 2 पाई आर इंटू डी, यानी 2 पाई ए साइन थीटा इंटू ए डी थीटा। क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्किल और इंटू विड्थ ऑफ द रिंग। तो 2 पाई ए साइन थीटा इंटू ए डी थीटा, दैट इज 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। सो द मास of ring equal to dm, okay, and density of cell, डेंसिटी क्या हो जाएगा? टोटल एरिया को मास से डिवाइड कर दे, m बाय 4 पाई ए स्क्वायर इज द डेंसिटी ऑफ द सेल। ठीक है, हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे तब भी इसको डिराइव किए थे, m बाय 4 पाई ए स्क्वायर, ये यहाँ रेडियस है, तो यह डेंसिटी हो गया। तो रिंग का मास क्या हो जाएगा? dm बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द रिंग, यानी कि dm बराबर m बाय 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, तो dm इक्वल टू m बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस रिंग से ओ ए से, यानी कि ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस दैट इज जेड। जेड बराबर क्या होगा कि चूंकि एक ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल के थर्ड साइड बराबर होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू कॉस थीटा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए दैट इज दिस लाइन ए प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा, यह हो जाएगा इस रिंग का रेडियस। सो जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा। अगर दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हो जाएगा 2z dz बराबर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, गायब हो जाएगा, आर स्क्वायर गायब हो जाएगा, बचेगा 2ar साइन थीटा डी थीटा, दैट इज साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू 2 कैंसिल, जेड डी जेड बाय ए आर। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें साइन थीटा डी थीटा के जगह पर, तो क्या हो जाएगा? dm बराबर हो जाएगा m बाय 2ar इंटू जेड डी जेड। अब नाउ dv बराबर क्या होगा? माइनस जी dm बाय जेड, दैट इज माइनस जी dm का वैल्यू अभी हम निकाले थे m बाय 2ar इंटू जेड डी जेड और बाय जेड, या जेड कैंसिल, यानी dv बराबर माइनस जी एम बाय
2AR/DZ। अब यहाँ पर हमारे पास दो केस आएगा। पहला, जब P स्फीयर के बाहर होगा, यह जो सर्किल लिए थे इस सर्किल में पहला पॉइंट होगा जब P आउटसाइड द सर्किल होगा, और दूसरा होगा व्हेन द P इज इनसाइड द सर्किल। एक बार यह P को जो है हम सर्किल के बाहर कर देते हैं R को, और दूसरी बार इसको R जो P पॉइंट है स्फीयर के स्फेरिकल सेल के अंदर हो सकता है। यह दो कंडीशन पर हो सकता है, एक बाहर दूसरा अंदर। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग लिमिट हो जाएगा। जब बाहर है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो जेड का दूरी होगा, या जेड का दूरी जो होगा वह चला जाएगा R माइनस ए से, यानी इस पॉइंट से R प्लस ए तक, यानी इस पॉइंट तक। यहाँ पर अगर यह ए जो ए है अगर यहाँ पर हो जाए तो यह दूरी हो जाएगा जेड बराबर, तो क्या होगा जेड बराबर R, और उसमें ए घट जाएगा, ये दूरी हो जाएगा जेड यहाँ से यहाँ तक। यह जेड अगर इसको हम लोग इस ए को शिफ्ट करते हुए यहाँ ले आए तो हो जाएगा मिनिमम R माइनस ए, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, यह ए इस पार चला है यहाँ पर, तब यह जो P पॉइंट की दूरी होगी वह यहाँ से यहाँ तक का दूरी R, और उसमें जुड़ जाएगा क्या ए, R प्लस ए। यह हो जाएगा तब जब P पॉइंट बाहर हो तो लिमिट होगा R, मैक्सिमम वैल्यू R प्लस ए, और मिनिमम वैल्यू होगा R माइनस ए। लेकिन अगर यह P पॉइंट सर्किल के अंदर है तब क्या हो सकता है कि यहाँ सेंटर से ये दूरी होगा पूरा का पूरा ए, और यहाँ से ये दूरी हो जाएगा R। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वह हो जाएगा a माइनस R, इस बीच की दूरी a माइनस R, और मैक्सिमम दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा a, और यहाँ से यहाँ तक का R, दैट इज दिस पॉइंट a प्लस R। यहाँ पर जब पॉइंट P इनसाइड द सर्किल होगा तब मिनिमम वैल्यू होगा a माइनस R, मैक्सिमम वैल्यू होगा a प्लस R, और जब P पॉइंट आउटसाइड द सर्किल होगा तब मिनिमम वैल्यू हो जाएगा R माइनस ए, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा R प्लस ए। यही अंतर होगा। यहाँ पर जब हम इंटरग्रेट करेंगे तो लिमिट हम इसी तरह से लेंगे। ओके, तो पहला केस लेते हैं, केस 1, व्हेन P इज आउटसाइड ऑफ स्फीयर सेल। तो क्या हो जाएगा, डी इंटर V बराबर G M बाय 2AR DZ, और लिमिट हो जाएगा R माइनस ए टू R प्लस ए। दैट मीन्स V इक्वल टू GM बाय 2AR Z R माइनस ए R प्लस ए, दैट इज GM बाय 2AR R प्लस ए माइनस R प्लस ए, R कैंसिल, GM बाय 2AR इंटू 2A कैंसिल, V इक्वल टू GM बाय माइनस साइन छूट गया, GM बाय R। यह पहला कंडीशन हुआ, V इक्वल टू माइनस GM बाय R व्हेन P पॉइंट इज द आउटसाइड फ्रॉम द स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केस 2, व्हेन P इज इनसाइड द सेल। क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस GM बाय 2AR Z, और हम पहले ही बता दें क्या हो जाएगा, A माइनस R, A प्लस R का लिमिट, दैट इज माइनस GM बाय 2AR इंटू A प्लस R माइनस A प्लस R, A इस बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस GM बाय
2AR इंटू 2R माइनस GM/A, दैट इज V इक्वल टू, इस कंडीशन में आता है माइनस GM/A, यानी कि दोनों अलग अलग कंडीशन में V का वैल्यू अलग अलग आया है। पहला में आया है, तो पहला कंडीशन आया कि एक नंबर में व्हेन P इज आउटसाइड दैट इज R इज ग्रेटर देन A, देन V इक्वल टू क्या आया, पोटेंशियल V इक्वल टू आ गया माइनस GM/R। इस कंडीशन में देखिए A इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, A बड़ा छोटा कुछ भी हो वह डिपेंड करेगा किस पर, P पॉइंट स्फेरिकल सेल से कितना बाहर है। और दूसरा हो गया व्हेन P इज इनसाइड दैट इज R इज लेस देन A, तब क्या हो गया V बराबर माइनस GM/A। इस कंडीशन में रेडियस इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस ऑफ P इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, सिर्फ A इंपॉर्टेंट रह गया, यानी स्फेरिकल सेल का रेडियस। तो आपने देखा कि जब पॉइंट P स्फेरिकल सेल का जो पोटेंशियल है अगर सेल से बाहर निकाला जाए, यानी सेल के रेडियस से बड़ा हो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम P निकाल रहे, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो फिर स्फेरिकल सेल का साइज इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, उसका मास इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ उस पॉइंट की दूरी। गौर से देखिएगा, तो जब हम पॉइंट मास के लिए निकाल रहे थे माइनस GM/R, ठीक वही फार्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाता है। यानी कि अगर पॉइंट स्फेरिकल सेल के बाहर है तो समूचे का समूचा स्फेयर एक पॉइंट मास की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वही पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है, वह इनसाइड द स्फेरिकल सेल आ जाता है, तब फिर उस पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। यानी समूचे स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर चले जाइएगा पोटेंशियल सेम होता है, चूँकि वह डिपेंड करता है माइनस GM/A। वह पॉइंट P किस पोजीशन पर है इस पर वह डिपेंड ही नहीं करता, वह R पर डिपेंड ही नहीं करता है, इसलिए वह क्या हो जाता है माइनस GM/A। यानी स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं पर भी पोटेंशियल सेम होगा, जबकि स्फेरिकल सेल के बाहर होगा तो कितना बड़ा स्फेयर हो वह एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। आज के वीडियो में इतना सा ही, अगले वीडियो में हम सॉलिड स्फेयर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।